मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 7th के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज शुरुआत करते हैं चैप्टर 9 की, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। कि देश था, देश के अंदर विभिन्न क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के अंदर उनकी संस्कृतियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। जैसे राजस्थानी, गुजराती, मराठी, ये किस प्रकार से अपनी क्षेत्रीय जो संस्कृतियाँ थी उनका निर्माण किया गया इन लोगों के द्वारा। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। यानी कि जो व्यक्ति जहाँ से आता है ना, उसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कोई बिहार से आए और बिहारी बोलता है तो हम कहते हैं कि ये तो बिहारी है। तो मतलब उसकी जो भाषा है ना, उसके आधार पर उसके क्षेत्र का अंदाज़ा लगाया जाता है और उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे समय के साथ साथ बदलती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों से एक समान भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। अर्थात वे एक क्षेत्र में कुछ और थी, यहाँ से निकलकर किसी अन्य क्षेत्र में गई और उस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने इस रूप को परिवर्तन किया और उसमें कुछ बदलाव करके इस क्षेत्र के अनुरूप होने लगे। आप क्रियाकलाप कर सकते हैं कि पता लगाइए कि पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए। क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र था? जैसे हम बात करें, जैसे उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर छत्तीसगढ़ से जो छत्तीसगढ़ अलग होता है, बिहार से झारखंड अलग हो गया और बिहार से ही अलग हुए थे उड़ीसा, झारखंड, ये जो पुराने वाला मगध था ना, उससे अलग हुए थे। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं रही। चेर और मलयालम भाषा का विकास हम देखते हैं। कुछ प्राचीन काल जो हमने बात की थी कि दक्षिण भारत के अंदर चेर, चोल और पांड्य राजाओं का शासन था, तो चेर और मलयालम भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। अर्थात जो चेर राज्य है वह 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। अर्थात वहाँ जो या पूरे उपमहाद्वीप की बात करें तो सरकारी अभिलेखों में जिस क्षेत्रीय भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया गया वो मलयालम भाषा थी, जो चेर राज्य के अंतर्गत उपयोग में लाई गई थी। यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई रहे। ये चित्र क्या है, तो मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है जो ये मलयालम भाषा में लिखा गया है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। अर्थात वो संस्कृत की थी, उन्हें मलयालम भाषा में रूपांतरित किया गया। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवलम शैली में लिखा गया है। अर्थात 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है लीला तिलकम। यह व्याकरण और काव्य शास्त्र की एक किताब है तथा ये मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और
तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। अर्थात जो मणिप्रवालम है उसका अर्थ है कि हीरा और मूंगा, यानी कि दो चीज़ें जो एक साथ आती हैं। उसी प्रकार से दो भाषाओं को एक साथ प्रयोग करके यह ग्रंथ लिखा गया। लीला तिलकम जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषय है। पता लगाइए कि आपके घर में आप जो भाषा या भाषाएं बोलते हैं उनका या उसका लेखन में सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग तो कब हुआ था याद नहीं है अभी। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र किसका है? तो बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु प्रतिमाएं। तालपत्र की पांडुलिपि यह उड़ीसा से प्राप्त होती है। जगन्नाथ का मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है, पुरी में स्थित है। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथ संप्रदाय, जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम उदाहरण पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जो क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? तो पुरी के उड़ीसा के जगन्नाथ, जो पुरी यानी कि उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ संप्रदाय में मिलता है। यहाँ पर जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जहाँ पर जो क्या है विष्णु का पर्यायवाची है। अर्थात जगन्नाथ जो भगवान है वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। अर्थात वह जनजाति के द्वारा बनाई जाती है जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, और ये क्षेत्रीय लोक देवता थे जिन्हें आगे जाकर के भगवान विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि जयपुर के अंदर जयपुर के जो कछवाहा राजवंश है वह घोड़े संप्रदाय के अंदर जो देवता है उन्हें अपना प्रमुख मानते हैं, यानी गोविंद देव जी को अपना प्रमुख मानते हैं, राजा मानते हैं और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। उसी प्रकार से उड़ीसा के अंदर जो राजा हुए, राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया, यानी जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। मंदिर बनाने के लिए निश्चय करने वाले अनंत वर्मन थे। आगे देखते हैं जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुगल, मराठे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा, क्योंकि मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित भगवान जो इस पूरे क्षेत्र के ही ईष्ट हैं, यदि उन पर ही नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा तो इस क्षेत्र पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। इस प्रकार से वो यह कार्य किया करते थे। यहाँ एक मानचित्र, इस मानचित्र को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिक्कत नहीं करेगा। आगे देखें तो राजपूत शूरवीरता की परंपराएं, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। यहाँ पे जब मंदिर है, ये जगन्नाथ मंदिर है जो पूरी उड़ीसा के अंदर स्थित है। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। अर्थात राजस्थान के अलावा भी राजपूत अन्य जगहों पर रहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। जैसे हमने देखा पृथ्वीराज, जिसने मोहम्मद गोरी से 2 युद्ध लड़े, दूसरे युद्ध में पराजित हो गया। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई।
राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण बाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि जो चारण बाट थे वो इन सूरवीरों की कहानियाँ गाते थे, उनके काव्यों और गीतों को रचना करते थे और ऐसी इनसे अपेक्षा की जाती थी कि आने वाली पीढ़ियों को भी इनके बारे में बताया जाएगा। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। कुछ कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया गया है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। राजपूतों में सती प्रथा व्यापक रूप से ही फैली हुई थी कि जब पति युद्ध के मैदान में मर जाएगा तो उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो जाएगी। ये केवल शुद्धता के लिए था कि वह उस पत्नी पर किसी अन्य का या और कोई अधिकार न करे, इसलिए यह सब किया जाता था। जैसे हम यहाँ पर ये चित्र देखते हैं, यह क्षेत्र हमें किस चीज़ के बारे में है, तो क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है वो क्षेत्र यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं। तो ये क्षेत्र इस प्रकार से हैं, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जिस राजपूताना की हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जहाँ पर जगन्नाथपुरी का मंदिर है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, केरल राज्य जहाँ पे चेर राजा हुए जिन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, आदि जो संस्कृतियाँ थी वो इस प्रकार से पनपी। आगे देखते हैं कि क्षेत्रीय सीमाओं से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक नृत्य किस प्रकार से उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, उससे पहले आप कुछ क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे पता लगाइए कि क्या आपके नगर गांव में सूरवीरों वीरांगनाओं की परंपरा रही है। यदि हाँ, तो ये परंपराएं राजपूतों के वीरतापूर्वक आदर्शों से कितनी समान और भिन्न हैं। तो मैं तो खुद ही राजपूताने में रहता हूँ, तो यहाँ पर तो भरे पड़े हैं सूरवीर। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों से मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है कि यदि सूरवीरों की जो परंपराएं हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलती है, उसी प्रकार से जो नृत्य है वह भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से मिलता है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है। कथक यानी कथक उत्तर भारत में किया जाता है। कथक शब्द कथा शब्द से निकलता है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कथक एक जाति थी जो कि उत्तर भारत में मंदिरों में कहानियाँ सुनाते थे। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। यानी कि जो कथक पहली जाति थी वह 15वीं 16वीं शताब्दी के अंतर्गत एक नृत्य का रूप धारण करता है। राधा और कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। भगवान राम के लिए हो तो वह रामलीला, भगवान कृष्ण के लिए हो तो वो रासलीला। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला। राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान का नृत्य है उसे कौन सा है, तो कथक नृत्य जयपुर घराने का है
और कथक नृत्य लखनऊ में भी फला फूला। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1857 की क्रांति से पहले जिन्हें कैद कर लिया गया था, वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट का मतलब होता है बहुत ही कठोर, क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। गणिकाएं जो मंदिर के अंदर होती हैं उन्हें गणिकाएं कहा जाता है, जो नृत्य करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 सांस्कृतिक नृत्यों के रूप में मान्यता मिली, अर्थात भारत में 6 शास्त्रीय नृत्य हैं। उनमें एक कथक है जो जयपुर घराने से संबंधित रखता है। आखिर शास्त्रीय नृत्य होते क्या हैं? किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी हम हमेशा शब्दशः सही नहीं होते हैं। अन्य नृत्य रूपों जिन्हें इस समय शास्त्रीय नृत्य माना जाता है वो निम्नलिखित हैं। एक जो कि कथक था उत्तर भारत के अंदर, जयपुर और लखनऊ के अंदर। दूसरा है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में, कथकली केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और मणिपुरी मणिपुर के अंदर किए जाते हैं। यहाँ पर जो दृश्य है ये कथक नृत्यांगनाएं हैं जो एक दरबारी चित्र के बारे में हमें उल्लेखित करता है या बताता है कि दरबार में ऐसे नृत्य किए जाते थे। यहाँ पर जो चित्र में दिखाई दे रहा है शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर और मुगलों के लघु चित्र हैं। ये शिकार पर निकले अकबर हैं, उनके साथ कई सेनाएं निकलती थी, वो रास्ते में आराम किया करते थे। संरक्षकों के लिए चित्रकला और लघु चित्रों की परंपराएं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह भी लघु चित्रों की परंपरा है। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु यानी छोटा, चित्र यानी चित्र, तो छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे, यानी जो सबसे प्राचीन चित्र है वो जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों जैसे बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। ऐसे जो चित्र होते थे वो महत्वपूर्ण होते थे तथा बादशाह तथा उसके निकट संबंधियों के द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राजाओं, जिनके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे, के दरबारों में चले गए। अर्थात मुगल राज्य का पतन हो गया, उन्हें उचित संरक्षण नहीं मिला तो वो मुगल राज्य छोड़ करके उन दरबारों में या उन क्षेत्रीय राजाओं के यहाँ चले गए जो उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने
दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। अर्थात मुगल जो कलात्मक रुचियाँ थीं वे जब मुगलों का अंत हुआ यानी मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो वे दक्षिण भारत के अंदर चले गए वो चित्रकार, साथ में वे अपने साथ मुगलों की जो कलाएं थी वे भी लेके गए। इसलिए मुगलों का प्रभाव हमें भारत के अनेक भागों में दिखाई देता है, चाहे वो राजस्थान का राजपूताना हो चाहे दक्षिण भारत के अंदर हो। लेकिन इनके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। उनकी जो खुद की क्षेत्रीय विशेषताएं थी उनका भी विकास किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। अर्थात मुगल शैली भी फली फूली और उनका जो क्षेत्रीय कलाएं थी वो भी फली फूली। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में यानी 17वीं शताब्दी के जो बाद के साल थे इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावपूर्ण शैली का विकास हो गया जिसे बसोहल शैली कहा जाता है। अर्थात जो हिमाचल प्रदेश था, उत्तरी पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर जो चित्रकला की शैली विकसित हुई वो बेसोहल शैली थी। बेसोहली शैली थी। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। यानी कि यहाँ पर जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक थी जिसका चित्रण किया गया वो थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर चले गए। ऐसा ही नहीं था कि मुगलों के पतन या मुगलों के दौरान हुए आक्रमणों से सुरक्षा पाने के लिए जो विद्वान थे वे दक्षिण भारत में ही गए, राजपूताना में भी गए। इसके अलावा उत्तर भारत में भी आए, उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में आए क्योंकि जो बाहरी आक्रमण होते थे वे अधिकतर आक्रमण थे मैदानी इलाकों के अंदर किया करते थे। यहाँ पर हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है ये चित्र किसका है तो ये होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूतों का एक छोटा चित्र है जो कोटा का अनुसरण कर रहा है। देखने पर तो ऐसा लग रहा है जैसे तो ये कोई युद्ध का चित्र हो, लेकिन ये वास्तव में युद्ध का चित्र नहीं है। ये होली खेलते हुए राम सिंह सेकंड का चित्र है और ये राम सिंह सेकंड वही राम सिंह सेकंड है जिन्होंने 1800 की क्रांति के अंदर कोटा के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। यहाँ पर एक अन्य चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र कौन सा है तो चित्र 9 में कृष्ण, राधा और उसकी सखियाँ पहाड़ी लघु चित्र है। इस लघु चित्र इस प्रकार से क्षेत्रीय लघु चित्रों का विकास हुआ और हमने बात की कि जो विद्वान थे वे उत्तर भारत की तरफ पहाड़ी इलाकों में भी गमन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। कांगड़ा आज भी जानते हैं हम उत्तराखंड के अंदर जो कांगड़ा है तो कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं सदी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थीं। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कोई कांगड़ा शैली की विशेषताएं पूछे तो उसमें ठंडे और नीले तथा हरे रंगों का प्रयोग होता था और कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था तथा विषयों को काव्यात्मक निरूपण किया जाता था। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। अर्थात चित्रकारी तो चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सब किया करते थे। अमीर जो राजमहलों में रहा करते थे उच्च कुल के थे तथा उनके राजमहलों में रहने के कारण उनकी जो चित्रकारी थी वो लंबे समय तक अस्तित्व में बनी रही, उसका संरक्षण होता रहा। लेकिन जो गरीब थे, जो स्त्री और पुरुष थे, उनकी जो बर्तनों पर कलाकारी क्या करते थे, बर्तनों खराब या बर्तनों के नष्ट होने के साथ ही उनकी चित्रकारी भी नष्ट हो जाया करती थी। बंगाल नज़दीक से एक नज़र डालें तो एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली, बंगला ही बोलते थे
किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? हमें जानकारी है कि जो बंगाली भाषा है वो संस्कृत से ही निकली है, लेकिन हमें प्रारंभिक अभिलेखों से यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि जो बंगाल में रहने वाले लोग हैं वो संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो आखिर बंगाली भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध जो दक्षिणी बिहार था के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा, क्योंकि बिहार में अधिकतर संस्कृत बोली जाती रही होगी। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। चौथी शताब्दी में गुप्तों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। उस क्षेत्र के ऊपर जो मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव थे वह अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग, यानी कि चीनी यात्री था वेनसांग, वह भारत कब आया? तो 7वीं शताब्दी में। उसने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। हमने पाल शासकों के बारे में अध्याय 2 में पढ़ा था, और वो जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसके बारे में भी पढ़ा था। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। दिल्ली के शासक हमने अध्याय में 3 में पढ़े थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। अर्थात आप देखेंगे कि पहली शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी में जाते जाते बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हुई। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्य भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार है, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी और दूसरी उससे स्वतंत्र है। अर्थात बंगाली साहित्य जो भी 2 प्रकार का है, एक जो कि खुद बंगाली भाषा के अंदर रचा गया और दूसरा जो कि संस्कृत का ऋणी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं एक संस्कृत का ऋणी है तथा दूसरा उस संस्कृत से स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, जो महाकाव्य के अनुवाद थे, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, जिनके बारे में हमने अध्याय 8 में पढ़ा था, आदि शामिल हैं। 2 चीज़ें स्पष्ट होती हैं। एक, गौड़ीय वैष्णव आंदोलन यानी कि गौड़ी संप्रदाय के प्रणेता श्री चैतन्य महाप्रभु थे तथा उनकी जो जीवनियाँ हैं वो मंगल काव्य और भक्ति साहित्य के रूप में संकलित की गई, जो कि संस्कृत में रची गई थी। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मेनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कही सुनी मानी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थीं, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। जहां पर ब्राह्मण कम थे वहां पर संस्कृत भाषा का विकास कम हुआ, और जहां पर ब्राह्मण अधिक थे वहां पर रचनाएं संस्कृत भाषा में रची गई थी। जो संस्कृत में रची गई थी उनका काल तो निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन संस्कृत से इतर जो रची गई थी उनका काल निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संस्कृत के अंदर जो रचना की गई
उनकी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच ही की गई थी। हमने ऊपर देखा कि मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर की जो कहानियाँ थी वे संस्कृत भाषा में न रची कि उसकी स्थानीय भाषा में रची गई होंगी। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह के योगी क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियाँ लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी? क्योंकि वो गाई जाती थी और शायद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित की जाती रही होंगी। पीर या मंदिर क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो पीर शब्द का अर्थ क्या होता है? पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। अर्थात पीर वो होता है जो आपके अध्यात्म का गुरु होता है। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। अर्थात जो पश्चिम बंगाल जो बंगाल का पश्चिमी इलाका था वो कम उपजाऊ था, उसके बदले में जो दक्षिण पूर्व का बंगाल था वह अधिक उपजाऊ था। जो जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सैन्य यानी धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे किसानों के एक नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अर्थात मुगलों ने बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और ढाका को अपनी राजधानी बनाया। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। अर्थात बाहर से जो लोग यहाँ पर आते थे वो इन अस्थायी व्यवस्थाओं में ऐसी चीज़ चाहते थे जो यहाँ रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन मिल जाए। ये सुख सुविधाओं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किए। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। हमने देखा पीर वो होता है जो आपको मार्गदर्शक होता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, चाहे वो धर्म का हो चाहे कोई अन्य रास्ता हो। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू तथा बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थीं। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। जीववाद क्या होता है? तो यह मानना कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, उसे जीववाद कहा जाता है। जीववाद मानने वाले लोग हर वस्तु में जीवन की तलाश में रहते हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। अर्थात बंगाल के अंदर जो मंदिर बने हुए 15वीं शताब्दी के बाद बने वहाँ तक बने तथा 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गए। हमने देखा अध्याय 2 और 5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर जिन्हें कंसारी कहा जाता था आदि के समर्थन से बने थे। बंगाल में यहाँ तक कि जो निम्न लोग थे वे भी मंदिर बनाते थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों का सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, लोगों की जो इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास था यानी कि जो आर्थिक स्थिति थी वो सुधर गई। उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति
या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। यहाँ पर हमें दिए गए मंदिर की तुलना अध्याय 2 में दिए गए मंदिर से कीजिए। यहाँ पर ही भी एक मंदिर है जिसका जो झोपड़ियों के अंदर पूजा जाता था। जब इन झोपड़ियों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को मान्यता प्रदान की गई तो उन्हीं के लिए क्या बना दिए गए, बड़े मंदिर बना दिए गए। ये जो मंदिर है ये चोचला मंदिर है तथा यहाँ पर ये क्या है तो ये दोचला छप्पर झोपड़ी का मंदिर है। यहाँ पर जो एक चित्र दिखाई दे रहा है यह गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुरा मंदिर में पक्की मीटों की एक पट्टियाँ विष्णुपुर। यहाँ पर ये कृष्ण दिखाई दे रहा है और ये सभी क्या हैं तो ये सभी गोपियाँ हैं। इन मंदिरों की शकल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दोचाला 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन उन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। ये जो विष्णुपुर का मंदिर है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में स्थित विष्णुपुर का मंदिर है। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों के भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का एक प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है, यानी बंगाल के अंदर जो साहित्य है उसमें मछली का जगह जगह पर हमें उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनाई गई और उनके साथ जो बनाए गए चित्र थे उनमें भी मछलियों का उल्लेख किया गया है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मछलियां बंगाल में किस हद तक प्रमुख रही होंगी। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सामिस का मतलब मांस युक्त भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। अर्थात यदि आप बंगाल के ब्राह्मण हैं तो आप मछली खा सकते हैं। वृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर में पक्की मिट्टी का एक फलक आराम बाग में दिखाया गया है कि एक महिला है, वह क्या कर रही है तो वह मछली तैयार कर रही है भोजन के लिए। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। हमारे भारत में तो क्षेत्रीय विभिन्नता इस प्रकार से फली फूली थी। एक राज्य से लोग दूसरे राज्य में गए, वहाँ की परंपराओं में अपनी परंपराओं जोड़कर नई परंपरा का विकास किया। उसी प्रकार से यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच और जर्मनी बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानिया में लिखी जाने लगी। हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया।
यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली तथा जर्मनी का एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक जटिल बना दिया। आज हम देखते हैं कि पूरा यूरोप है वह भाषा के आधार पर बटा हुआ है। पुर्तगाल में पुर्तगीज बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, और हम जो ये बात करते हैं ना कि डच भाषा बोली जाती है, तो वो नीदरलैंड आदि में डच भाषा बोली जाती है, हंगरी में हंगेरियन बोली जाती है। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो गया। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ 20 शब्द हैं, जैसे शास्त्रीय, क्या, लघु, चित्र, पीर और बोलियां हैं। हमने बात की कि कुछ शैलियाँ थी, वो लघु चित्र क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए गए थे, जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर है। अब जगन्नाथ का मंदिर तो उड़ीसा के अंदर है, पुरी के अंदर भी है। कांगड़ा शैली कहाँ पर विकसित थी, कांगड़ा शैली के अंदर लघु चित्र की शैली थी। ये सभी है। जिस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ कल। धन्यवाद।